यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है और सुरक्षित है गाइस। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हालचाल? सब बढ़िया, मजे में, एक नंबर है क्या गाइस? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आप लोगों का पेस कॉमर्स फ्री बैच में, जिसके अंदर आज हम एक वन शॉट लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। ठीक है जी, तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर नंबर 7 गाइस, ये रहा आपके सामने। ठीक है, इस पूरी वीडियो में एक ही लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे गाइस। ठीक है, ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं फिर बोलूंगा, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। ठीक है, ओके, चलिए। सो आज का क्या क्या गोल है मैं आपको पहले ही बता देता हूं भाई। आज हम लोग करेंगे पहले तो क्लासिफिकेशन, पहले मीनिंग पे आ जाते हैं सर। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस देखेंगे कि बिजनेस फाइनेंस एक्चुअल क्या होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद हमारा स्टार्ट होगा ओनर्स फंड। ठीक है जी, फिर होगा बोरोड फंड। ओके, डन। चलिए सर, तो शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का वन शॉट। हाँ जी बालको, तो सबसे पहले आप देखो, हर बिजनेस के अंदर हमें फाइनेंस चाहिए होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सिंपल देसी भाषा में क्या कह रहा हूं सर मैं, इन ईच एंड एवरी बिजनेस देयर इज अ नीड ऑफ फाइनेंस। हर एक बिजनेस के अंदर हमें फाइनेंस चाहिए। ठीक है, हर एक बिजनेस के अंदर गाइस हम लोगों को फाइनेंस चाहिए ही चाहिए होता है। ओके, डन। चलो जी, ठीक है, ओके। तो देखो, हर बिजनेस के अंदर पैसा चाहिए। किस लिए चाहिए सर? बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसी को हम लोग बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं। सो एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ सर्विंग सोसाइटी एंड अर्निंग प्रॉफिट। भाई, हर एक बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस के अंदर इसलिए की जाती है ताकि हम सोसाइटी को सर्व कर सके, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकें। हम ये भी मानते हैं कि बिजनेस क्या है सर, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर बनाया जाता है। अब बिजनेस को अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर बनाया जा रहा है, ठीक है जी, तो हमें क्या करना है सर? हमें जो है उस मोटिव को अचीव करने के लिए, ठीक है जी, हमें पैसा चाहिए। उसी पैसे को हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहते हैं गाइस। ठीक है, ओके। तो यहां पर और कुछ बातें भी लिखी गई, हम सब कुछ रीड करेंगे अच्छे से। एन एंटरप्रेन्योर हु कैरीज आउट द एक्टिविटीज इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी विच इज कॉल्ड कैपिटल। ये आपने अकाउंटेंसी में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि हर एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसी इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? उसी इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ही कंटिन्यूअसली नीड्स टू पुट इन मनी, उसे लगातार बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पड़ता है इनटू द बिजनेस फॉर इट्स एक्सपेंशन, ताकि एक्सपेंशन किया जा सके। ठीक है जी, एंड दैट पुटिंग इन मनी इज नोन एज फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? उसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाने को फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस कहा जाता है। उसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाने को फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंस क्या है सर? एक लाइफ ब्लड है बिजनेस का। ठीक है जी, एंड द मनी रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। और बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। अब तक डेफिनेशन नहीं आई है गाइस, ठीक है, ओके। सो एक काम करते हैं सर, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं बिजनेस फाइनेंस की, उसके बाद फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस जानेंगे कि बिजनेस के अंदर पैसे की जरूरत क्यों है, कहां है। ठीक है गाइस, ओके, चलिए। हाँ जी बालको, तो the finance in business which is required for carrying out day-to-day activities is known as business finance. The finance in business which is required, which is required to carry out, required to carry out day-to-day activities is known as business finance. Is known as business finance. ठीक है जी बालको,
तो भैया बिजनेस के अंदर जो पैसा चाहिए बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। ठीक है जी। अब आया फाइनेंसिंग नीड ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के अंदर पैसे की जरूरत क्यों, कब, कैसे पड़ती है। ठीक है, आ जाओ सर। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के रूप में बिजनेस के जो, इससे एक स्टेप पहले का कुछ और बातें समझा देता हूं, चलो ठीक है, थोड़ा डिटेल में ही पढ़ा देते हैं आज आपको। आ जाओ सर। सो फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है। तो पहला सर, फर्स्ट पॉइंट, टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, टू एस्टेब्लिश और स्टार्ट अ बिजनेस। तो सर एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए सर, एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बिजनेस के अंदर फाइनेंस चाहिए। ठीक है जी। ओके, सेकंड पॉइंट सर, टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज और रन इट। तो सर डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए, चलाने के लिए क्या कहते हैं सर, फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ बिजनेस। मतलब इसीलिए बिजनेस के अंदर पैसा चाहिए होता है, ताकि डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सके, है ना, बिजनेस को चलाया जा सके। थर्ड पॉइंट बाल को, हाँ जी, तो टू स्टैब्लिश अ बिजनेस और स्टार्टअप बिजनेस, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है जी। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए पैसा चाहिए। सिंपली बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है जी। टू ग्रो और एक्सपेंड इट, टू ग्रो और एक्सपैंड इट। सर बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए सर, बिजनेस के अंदर फाइनेंस चाहिए। ठीक है, और क्यों चाहिए भैया, टू मॉडर्नाइज और डाइवर्सिफाई इट। तो भैया बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, मॉडर्नाइज का मतलब क्या होता है एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइज। मॉडर्नाइज का मतलब होता है बिजनेस को मॉडर्न बनाने के लिए। जैसे मान लो पहले ब्लैक बोर्ड था, हम लोग स्मार्ट बोर्ड ले आए, तो मॉडर्नाइज करना हुआ बिजनेस का। तो इस मॉडर्नाइज करने के लिए बिजनेस के अंदर फाइनेंस चाहिए होता है। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है गाइस एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। डाइवर्सिफाई मतलब गाइस एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। एक न्यू प्रोडक्ट लाइन जो है गाइस, उसको ऐड करने के लिए, ठीक है जी, हमें क्या चाहिए सर, बिजनेस के अंदर फाइनेंस चाहिए। ठीक है, सो एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करना है तो भी बिजनेस के अंदर फाइनेंस चाहिए। मान लो गारमेंट्स का बिजनेस है, फुटवेयर खोलना है, फुटवेयर का बिजनेस है, प्लास्टिक खोलना है, प्लास्टिक का बिजनेस है, कॉस्मेटिक खोलना है। सो फॉर एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करने के लिए गाइस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बिजनेस फाइनेंस। एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करने के लिए गाइस क्या चाहिए, हमें चाहिए बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ठीक है, डन है, क्लियर है क्या। ठीक है, डन है, क्लियर है क्या। चलिए सर, डन हो गया। तो फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ बिजनेस को बाल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। पहला फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, द पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड ऑन फिक्स्ड असेट्स और वर्किंग असेट्स, सॉरी फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स। सर वो कैपिटल का हिस्सा जिसको हम फिक्स्ड असेट्स या फिर लॉन्ग टर्म असेट्स पे लगाएंगे, उस कैपिटल को बाल को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी। ओके, funds required for by a business to purchase land and building, plant and machinery, furniture and fixtures are known as fixed capital। क्योंकि सर जी पर land and building, plant and machinery, furniture and fixtures, these all are the fixed assets guys। ठीक है जी। तो fixed assets, long term assets को खरीदने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा गाइस, जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है जी, डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकती है गाइस। ठीक है जी। चलिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है सर, वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, ठीक है जी, विच इज इन्वेस्टेड ऑन शॉर्ट टर्म असेट्स
और करंट असेट्स और डे टू डे एक्टिविटीज गाइस, ठीक है जी। तो करंट असेट्स पे, शॉर्ट टर्म असेट्स पे या डे टू डे एक्टिविटीज में जो कैपिटल का पोर्शन लगाया जाएगा, उस कैपिटल के पोर्शन को बाल को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर रनिंग डे टू डे एक्टिविटीज। तो डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए मेरे भाई क्या बोला मैंने बोला सर डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है जी, हमें क्या चाहिए सर, हमें कैपिटल चाहिए और उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं गाइस, ठीक है जी। एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग करंट असेट्स such as stock of material, debtors, etc. The working capital requirement are influenced by the various factors such as business size, operational cycle, etc. ठीक है जी। तो ये सब बाल को क्लास 12 में अलग से पढ़ाया जाएगा, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिलहाल एक एक आंसर बाल को आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। बाद में देखूंगा कितने लोगों ने वीडियो सीरियसली देखी है और मेरे कमेंट का आंसर, मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दिया है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है सर, फॉर्मूला फॉर नेट वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला फॉर नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है गाइस, ये आपको चैट कमेंट सेक्शन में गाइस मुझे आंसर करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। गाइस जो इंपॉर्टेंस थी वही नीड भी है बिजनेस फाइनेंस की, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंस थी बाल को वही नीड भी है। पढ़ के देखते हैं कि करके सर, टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी। इसलिए चाहिए बिजनेस के अंदर फाइनेंस। और किसी चाहिए भैया स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशंस को, बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए भाई साहब। उसके बाद एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को बड़े साइज पे लेके जाने के लिए, ग्रो करने के लिए बिजनेस के अंदर पैसे की जरूरत होती है। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स में पढ़ा चुका हूं। चलो अब आते हैं गाइस एक्चुअल क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। एक्चुअल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं गाइस। चलो सबसे पहले देखिए गाइस, जो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसको मैं भी अपने हाथों से बनाऊंगा अभी, ठीक है। हम लोग जो है इसको अभी लाइव बना के भी देखेंगे कैसे कैसे आना है चीजें। चलो फिलहाल ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स को बाल को तीन मेजर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। तीन मेजर कैटेगरीज में गाइस हम इस क्लासिफिकेशन को करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पीरियड के बेसिस पर। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पर, ठीक है जी। ओके ठीक है, डन है। चलिए तो पहले आते हैं गाइस ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ फाइनेंस गाइस, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ फाइनेंस, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ फाइनेंस गाइस, ठीक है जी। तो तीन पार्ट्स में गाइस, तीन पीरियड में इसको जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं गाइस, ठीक है। ओके, पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा मीडियम टर्म और तीसरा शॉर्ट टर्म, ठीक है जी। अच्छा शॉर्ट टर्म क्या होता है बाल को, लेस देन 1 ईयर। मीडियम टर्म क्या होता है 1 ईयर टू 5 ईयर। एंड लॉन्ग टर्म क्या होता है अबव 5 ईयर्स, ठीक है जी। ओके चलिए तो लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं बाल को। लॉन्ग टर्म में कौन कौन से सोर्सेज आएंगे, कौन कौन से जो है फाइनेंस के सोर्सेज जो है आएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे यहां पर। सर पहला है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। फिर है प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद तो इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डिबेंचर्स। ठीक है जी। तो ये सारे क्या है मेरे भाई, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस के अंदर अगर आप चाहें तो यहां पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भी बाल को आप लोग जो है यहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है जी गाइस, डन है जी गाइस, क्लियर है जी गाइस। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के बाल को कितने सोर्सेज हो गए, यहां पर लॉन्ग टर्म के 7 सोर्सेज दिख रहे हैं, 6 कोर्स में है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल, रिटेन अर्निंग, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डिबेंचर्स। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, मीडियम टर्म के सोर्सेस पे आते हैं गाइस। मीडियम टर्म में क्या क्या आएगा, तो मीडियम टर्म में आएगा मेरे भाई लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, ओके, लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। डन है बालको। तो ये 4 हमारे क्या हो गए सर, ये 4 जो हो गए हमारे मीडियम टर्म सोर्सेज हो गए। ठीक है जी, दीज 4 आर द मीडियम टर्म सोर्सेस। अब बात कर लेते हैं सर शॉर्ट टर्म सोर्सेस की। हाँ जी बालको, शॉर्ट टर्म सोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब गाइस लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक ही है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक ही बात हो रही है, इसको हम लोग कैश क्रेडिट बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है जी, ट्रेड क्रेडिट आ जाएगा, उसके बाद तो कैश क्रेडिट हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, ठीक है, फैक्टरिंग हो गया, उसके बाद कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल पेपर, और लास्ट मेरे भाई दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी। ठीक है बालको, तो हमने पीरियड ऑफ फाइनेंस के बेसिस पर 3 क्लासिफिकेशन किए मेरे भाई, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में गाइस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल, रिटेन अर्निंग, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर और डिपॉजिटरी रिसिप्ट आया। मीडियम टर्म में लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लीज फाइनेंसिंग, पब्लिक डिपॉजिट आया। शॉर्ट टर्म में गाइस कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग और कमर्शियल पेपर और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आएगा। ठीक है, ऑल डन गाइस, ऑल क्लियर गाइस। चलिए सर, ऑल डन, ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर। अब ओनरशिप के बेसिस पे देखें बाल को, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेस पे गाइस 2 क्लासिफिकेशन है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड में गाइस 3 सोर्सेज आते हैं, कौन कौन से, एक आता है मेरे भाई इक्विटी शेयर्स, दूसरा आता है मेरे भाई प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा आता है मेरे भाई, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तीसरा आता है रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इन तीनों के अलावा अभी अपने जो है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में पढ़ा, इतने सारे सोर्सेस पढ़े, इतने सारे पॉइंट्स पढ़े, ठीक है जी। इन तीनों के अलावा जितने बच गए वो सारे जो हैं बोरोड फंड का पार्ट है, मतलब सर लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर्स, ठीक है जी, ओके, पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, ठीक है, कमर्शियल पेपर, ये सब के सब बाल को सोर्सेज जो हैं किस में आ जाएंगे, बोरोड फंड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, डन, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि अब इन तीनों के अलावा जो बच गया वो सारा बोरोड फंड है। अच्छा, एक सवाल भी है गाइस मेरे यहां पर, ओनर्स फंड के बदले में क्या पे किया जाता है सर, डिविडेंड पे करते हैं। क्या पे करते हैं, डिविडेंड। मतलब कि अगर आप ओनर्स फंड से पैसे लेकर आओगे तो बदले में आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग में कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बोरोड फंड का इस्तेमाल करके पैसे लेके आते हैं गाइस, तो हम लोगों को यहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है गाइस, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है जी, ओके जी, तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट इन केस ऑफ बोरोड फंड। ओके, डन। चलिए, ओनर्स फंड, ओनर्स फंड मींस फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी। भाई नाम से पता लग रहा है ओनर्स फंड क्या होगा, विच इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सर जो कंपनी के ओनर्स जो फंड प्रोवाइड करेंगे उसे हम लोग ओनर्स फंड कहते हैं। ठीक है जी, विच में भी सोल ट्रेडर, वो अकेला बंदा सोल प्रोप्राइटर का भी हो सकता है, पार्टनरशिप का पार्टनर भी हो सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है गाइस। ठीक है, ओके,
बोरोड फंड क्या होगा भैया? दीज आर द फंड्स रेज थ्रू लोन्स एंड बोरोविंग्स, तो वो फंड्स जो लोन्स और बोरोविंग्स के थ्रू इकट्ठे किए जाएंगे, ठीक है जी, उसे बोलेंगे हम लोग बोरोड फंड। ठीक है जी, दिस सोर्स इंक्लूड्स रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा गाइस। ठीक है, और भी बता, जितने बच गए थे ना तीन के अलावा, वो सारे के सारे बोरोड फंड में आ जाएंगे। ठीक है जी, डन है जी। अब आते हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। तो सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा, तो कौन कौन से सोर्सेस कहां कहां जाएंगे? तो इंटरनल सोर्सेस मेरे भाई दो ही हैं। क्या क्या है सर? एक है इक्विटी शेयर्स, सर एक है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो होता है बाल को, वो किसका पार्ट होता है? वो इंटरनल सोर्स का पार्ट होता है। ठीक है जी, सो इक्विटी शेयर्स इज द पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्सेस। ठीक है, दोबारा बोलता हूं सर, इक्विटी शेयर इज द पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्सेस। ठीक है, और क्या पार्ट है इंटरनल सोर्सेस का? सर रिटेन्ड अर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्सेस। रिटेन्ड अर्निंग्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्सेस। ठीक है जी, ओके तो मतलब सर ऐसा क्यों? देखो, इक्विटी शेयर्स के पैसे कंपनी में ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक कंपनी चलती रहेगी। जब कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है जी, तो हम इन्हें पैसे वापस करेंगे। मतलब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस, इक्विटी शेयर्स के द्वारा इकट्ठा किया गया कैपिटल वो कंपनी का पैसा है, अपना पैसा है, किसी को वापस नहीं करना। कंपनी 200 साल तक बंद नहीं हुई, 200 साल तक पैसा वापस नहीं करना है। तो मतलब इक्विटी शेयर्स कंपनी का इंटरनल सोर्स में काउंट हो रहा है, क्योंकि ये पैसे वापस नहीं करने हैं, जब कंपनी बंद होगी तब वापस करना है। ठीक है जी, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द इंटरनल सोर्सेस। नेक्स्ट वन इज गाइस इंटरनल सोर्स का एक और क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है गाइस? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने कंपनी के अंदर ही रख लिया, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो प्रॉफिट जो है बढ़ता है शेयर होल्डर्स में, जिसको डिविडेंड कहते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जितना प्रॉफिट वो सारा बांट देंगे। थोड़ा बहुत रख भी तो लेते हैं ना फ्यूचर के लिए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अब कंपनी का प्रॉफिट कंपनी में रख लिया, तो ये भी कंपनी का ये इंटरनल सोर्स का पार्ट होगा। ठीक है जी, तो इंटरनल सोर्स में गाइस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। इसके अलावा जितने भी सोर्सेस थे वो सारे एक्सटर्नल सोर्स में आएंगे, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट के बाद कमर्शियल पेपर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है जी, लीज फाइनेंसिंग, ये सब के सब किस में जाएंगे सर? ये सब के सब जो हैं एक्सटर्नल सोर्सेज में जाएंगे। ठीक है जी गाइस, डन है जी गाइस? ओके ठीक है, डन है। ओके ठीक है, डन है क्या? चलिए सर, अगर डन है तो फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी गाइस, अब देखो, अब बात करते हैं ओनर्स फंड की। ओनर्स फंड में गाइस जो है अपना आता है शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं गाइस? पहले इसको समझते हैं। शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी देख लीजिए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, ओनर्स फंड मतलब बात कर रहे हैं गाइस शेयर्स की। तो शेयर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं सर? दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? देखो, पहले शेयर क्या होता है ये जानते हैं, फिर शेयर कैपिटल समझ जाएंगे। ठीक है जी, सर एक कैपिटल है, कैपिटल के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग शेयर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मार्केट से 10 लाख रुपए उठाने हैं, मैंने क्या किया? मैंने बोला कि यार 10 रुपए का एक शेयर हम लोग बेचेंगे। ठीक है जी, टोटल 1 लाख शेयर्स बेचेंगे और हमारे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। सिंपल सी बात बोली गाइस मैंने, है ना? ओके, तो द स्मॉलेस्ट पार्ट जो एक शेयर है वो 10 रुपए का है। तो कैपिटल 10 लाख चाहिए, लेकिन एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे बोलते हैं शेयर। ठीक है, ओके, अच्छा जी। So the smallest part of total capital is known as share. The capital of a company is divided into small units called shares. ठीक है जी, ओके, तो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा टोटल कैपिटल को, और उसी को हम लोग शेयर बोलेंगे। शेयर्स बेचकर जो कैपिटल इकट्ठी होगी उसे शेयर कैपिटल बोलेंगे गाइस। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल गाइस। ठीक है जी, द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। तो शेयर्स बेचकर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसे हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं गाइस। ठीक है, ठीक है, डन है, क्लियर है? चलिए जी,
ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू, हर शेयर का बाल एक नॉमिनल वैल्यू, एक फेस वैल्यू, एक प्राइस होता है, हर शेयर का एक प्राइस होता है गाइस, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 1 लाख टोटल शेयर्स थे, ठीक है जी। एक शेयर 10 रुपए का था, ठीक है, तो टोटल शेयर्स 10 लाख रुपए के हो गए। तो 1 लाख शेयर, द स्मॉलेस्ट पार्ट इज 10 रुपए का एक शेयर, उसको हम लोग वाल को शेयर कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जो इंसान शेयर खरीदता है, द पर्सन हु परचेज द शेयर्स इज नोन एज शेयर होल्डर। मैंने क्या बोला सर? द पर्सन हु परचेज द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। जो इंसान शेयर्स खरीदेगा उसे शेयर होल्डर बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, डन है। चलिए, हाँ जी बालको, बातें इक्विटी, मैंने बताया था शेयर्स दो तरीके के होते हैं सर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ओके। बात करते हैं इक्विटी शेयर्स। देखो यार, कंपनी के जो असली मालिक होते हैं ना, वो इक्विटी शेयर्स वाले ही होते हैं। द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है सर। ऐसा क्यों? देखो, इनको प्रॉफिट का हिस्सा, जब प्रॉफिट होगा तो लास्ट में मिलेगा। जैसे हमारी घर की असली मालकिन कौन है? मम्मी है, ठीक है। खाना सबसे लास्ट में खाती हैं, सबको खिलाने के बाद खाती हैं, बच जाता है तो खाती हैं, नहीं बचता है तो चुपचाप सो जाती हैं, किसी को कंप्लेंट नहीं करती हैं, क्योंकि वही असली मालकिन है। सेम बाल को इक्विटी शेयर्स भी ऐसे ही होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के असली मालिक होते हैं। प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, और डिविडेंड बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलेगा। होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे लास्ट में मिलेगा, ठीक है, ओके। चलिए, अच्छा जी, इक्विटी शेयर्स बेचकर जो कैपिटल इकट्ठी होगी उसे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं गाइस। द कैपिटल कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। द मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, द मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, money raised by issue of equity shares is called equity share capital। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है जी। द मनी रेज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। डन, क्लियर, डन है, क्लियर है, जल्दी बताइए। चलिए सर, इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। गाइस, इक्विटी शेयर्स क्या है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। गाइस, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है गाइस, वो क्या है? इक्विटी शेयर्स है। मतलब अगर आपको 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए तो विच सोर्स विल बी द बेस्ट? इक्विटी शेयर्स will be the best to raise money for a longer period of time guys, ठीक है, okay। तो for a longer period of time equity shares will be best। done, done, clear, okay। चलिए सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है? इनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड, डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड, इनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी, ओके। इनको लास्ट में जो बचेगा वो सारा मिल जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है जी, ओके। चलिए, लिखा तो है बट पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी, जितनी अर्निंग होगी उतनी मिल जाएगी, नहीं बचेगी, नहीं होगी अर्निंग तो नहीं मिलेगी, नहीं बचेगी तो भी नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? चलिए, अच्छा गाइस, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है गाइस, ठीक है जी, ओके। मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, ठीक है। देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्वायर्ड टू पे थर्ड पार्टी टैक्स गाइस, ठीक है जी। सो देयर लाइबिलिटी, लिखा है देखो यहां पर साफ साफ गाइस, क्या कि जो इनकी लाइबिलिटी है वो क्या है सर? वो लिमिटेड है, ठीक है जी। These shareholders have a right to participate in the management of the company। इनके पास गाइस कुछ ओनरशिप राइट्स होते हैं, कुछ मैनेजरियल राइट्स होते हैं। देखो, कंपनी के असली मालिक इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो इनके पास क्या है गाइस? कुछ कुछ राइट्स हैं, ओके। ओके, हाँ जी। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव सम राइट्स, ठीक है, जैसे कि बाल को पहला, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट of the business, they have a right to vote in the management of the business, in the important matters, in the important decisions, they have a right
टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करने का भी राइट गाइस इन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। ठीक है जी, ओके। दे हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दे हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स गाइस, इनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का भी राइट गाइस होता है। ठीक है, डन है। चलिए सर, अब आते हैं मेरिट्स। इक्विटी शेयर्स के क्या क्या फायदे हैं इस पे नजर डाल दी जाएगा इस एक बार। ठीक है, पहला, सुटेबल फॉर रिस्क टेकर्स, मतलब जो खतरों के खिलाड़ी हैं, जिनको रिस्क लेने में मजा आता है, रिस्क ज्यादा लेते हैं, प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं, ऐसे लोगों को अगर बात की जाए, अगर ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग हैं, तो जो खतरों के खिलाड़ी हैं, जो रिस्क लेने में मजा आता है, तो भैया आपको इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहिए। ठीक है, तो दिस सोर्स इज सुटेबल फॉर द खतरों के खिलाड़ी, दिस सोर्स इज सुटेबल फॉर द रिस्क टेकर्स। ठीक है, नेक्स्ट, नो मैंडेटरी डिविडेंड पेमेंट, तो भैया कंपनी के लिए फायदा है ये वाला। हाँ जी गाइस, ये फायदा किसके लिए गाइस? ये फायदा जो है कंपनी को है। क्या फायदा हो रहा है कंपनी को? कि उनके ऊपर कोई फिक्स बर्डन नहीं पड़ रहा गाइस। ठीक है जी, सो नो मैंडेटरी डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट मैंडेटरी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, बचेगा लास्ट में तो देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। ठीक है जी, चलो, सोर्स ऑफ फिक्स्ड मनी। ठीक है जी, तो सर ये भी कंपनी के लिए फायदा है क्या? कि ये परमानेंट कैपिटल कंपनी में लेके आता है। ठीक है जी, तो इसके थ्रू गाइस हम लोग परमानेंट कैपिटल कंपनी में लेके आते हैं। इक्विटी शेयर्स को बेचकर अगर मैं पैसा लेके आ रहा हूं तो ये पैसा परमानेंटली कंपनी में ही रहेगा। ठीक है जी, सोर्स ऑफ फिक्स्ड मनी होता है गाइस। ये पैसे हमें वापस नहीं करने हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, इन पैसे की वापसी की जाएगी ड्यूरिंग द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कंपनी के बंद होने को कहते हैं। सिंस इक्विटी मनी इज ओनली रिएम्बर्स्ड, रीपेड अपॉन अ कंपनीज लिक्विडेशन, कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर ही ये पैसे वापस करने हैं, इसीलिए ये सोर्स क्या है गाइस? फिक्स्ड मनी या परमानेंट कैपिटल का एक सोर्स है। अगला गाइस, एस्टैब्लिश क्रेडिट स्टैंडिंग। देखो, अगर इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाओगे तो आपकी उधार की क्षमता बनी रहेगी, क्योंकि कैपिटल से पैसा लाते हैं तो क्रेडिट की जो पॉसिबिलिटी है वो बनी रहती है गाइस। ठीक है, ओके, डन। चलिए सर, ठीक है, तो क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब क्या है? कि भैया जितना ज्यादा अगर आप कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं तो उतना उधार की क्षमता बची हुई है। अब उधार ही ले आओगे पहले तो उधार की क्षमता खत्म हो जाएगी ना। आपकी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है, क्रेडिट वर्दीनेस है, वो कम होती है गाइस। ठीक है जी, ओके, तो आप जितना ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं उतना आपकी जो है इक्विटी की पावर, सॉरी कैपिटल, लोन की पावर, डिबेंचर्स की पावर, क्रेडिट की पावर बची रहती है गाइस। ठीक है, द कंपनीज क्रेडिट देखो लिखा है, क्रेडिट वर्दीनेस उधार लेने की क्षमता एंड कॉन्फिडेंस इन पॉसिबल लेंडर्स आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू इक्विटी कैपिटल। अगर इक्विटी कैपिटल से पैसा लाओगे तो क्रेडिट स्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी, बची रहेगी। नेक्स्ट है बालको, नो चार्ज ऑन असेट। कुछ भी इक्विटी शेयर्स के थ्रू अगर कंपनी में पैसा लाया जाता है तो कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। ठीक है जी, आपको कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट अपना गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नो चार्ज ऑन असेट, नो मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखने को ही बोलते हैं गाइस। ठीक है, कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बालको, लोकतांत्रिक प्रशासन भी होता है, मैनेजमेंट काफी लोकतांत्रिक होती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हर एक डिसीजन के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए शेयर होल्डर्स से वोटिंग कराई जाती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट गारंटी डेमोक्रेटिक कंट्रोल। इक्विटी शेयर्स के पास क्या है गाइस? वोटिंग राइट्स है, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डिसीजन, बड़े मैटर्स में आता है और वोट के थ्रू ही डिसीजन लिया जाता है। ठीक है जी गाइस, ओके। डीमेरिट्स पे आते हैं गाइस, क्या क्या डीमेरिट्स हैं इक्विटी शेयर्स के? तो पहला है रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। मतलब सर रिटर्न जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब बताइए गाइस? रिटर्न इज वेरी मच फ्लक्चुएटिंग। व्हाट डज इट मीन? हाँ जी गाइस, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स का क्या मतलब हुआ?
जो रिस्क है मेरे भाई वो फ्लक्चुएटिंग इसलिए है कि लास्ट में मिलेगा, ठीक है जी। अब लास्ट में मिलेगा तो बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड दिया जाता है, नहीं होता तो नहीं दिया जाता है। तो क्या आपका रिटर्न फिक्स्ड है? नहीं सर। तो रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न से फ्लक्चुएटिंग रिटर्न की जो है सबसे बड़ा रिस्क देखने को मिलता है इक्विटी शेयर्स में। मैंने बताया ना रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा क्या है कि लास्ट में मिलेगा, बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गाइस बहुत ज्यादा हाई है कंपनी के लिए। क्या है गाइस, ये बहुत ही महंगा सोर्स पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं डिवेंचर्स लेकर आऊंगा, लोन लेकर आऊंगा, 8%, 10%, 12% ब्याज दूंगा, काम खत्म, ठीक है जी। ओके, अगर सर मैं प्रेफरेंस शेयर्स लेकर आता हूं, 10%, 12% देना पड़ेगा, प्रॉफिट, बात खत्म। लेकिन इक्विटी शेयर्स अगर लेके आता हूं गाइस, तो 40-50% में देना पड़ता है कंपनी का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली क्या पड़ गया कंपनी के लिए? इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है सर, इट इज कॉस्टलीएस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस गाइस, ठीक है। कॉस्टलीएस्ट सोर्स है इक्विटी शेयर्स, ह्यूज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगला बाल को कंट्रोल भी कम होता है। जैसे मान लीजिए जितने ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास तो कंट्रोल है, तो ये इस ओनर से कंट्रोल छीनने लगेंगे, कंट्रोल मांगने लगेंगे, ठीक है जी गाइस। ओके, तो ये गाइस देखने को मिलता है क्या कि व्हेन न्यू इक्विटी शेयर इशूड, द प्रॉफिट एंड वोटिंग राइट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर लेसन्ड, कम हो जाता है गाइस, ठीक है। तो जितने ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करोगे, उतने ज्यादा इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे और उन सबको आपको कंट्रोल और प्रॉफिट और राइट सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है जी। डन है जी। चलिए, अगला है लीगल फॉर्मेलिटीज। हाँ जी बालको, तो लीगल फॉर्मेलिटीज की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर्स में क्या है, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा अगर उठाना है तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। ओके, सो द इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स व्हिच रेजेस मनी, ठीक है जी, हैज एडिशनल फॉर्मेलिटीज एंड डिलेज इन द लीगल प्रोसेस। तो बहुत सारी लीगल प्रोसेस, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर डिले भी देखने को मिलता है। ओवर कैपिटलाइजेशन का रिस्क भी देखने को मिलता है गाइस, ठीक है जी। अब कैपिटल पे कैपिटल इकट्ठी करे जाओ, एक बार कैपिटल लाए फिर दोबारा कैपिटल लाए, तो बार बार कैपिटल के थ्रू पैसा लेके आएंगे, इक्विटी शेयर्स के थ्रू अगर पैसा लेके आएंगे तो ओवर कैपिटलाइजेशन का भी रिस्क होता है गाइस। एक्सेसिव इक्विटी कैपिटल का रिस्क ज्यादा हो जाता है कि बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर इशू हो गए तो वो भी कंट्रोल बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे और कैपिटल जो है वो ओवर हो जाएगी। चलो गाइस, अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स बालको यहां पर हमारे होते हैं खत्म। लेट्स टॉक अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स गाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एवरीवन? बताइए प्लीज, क्या मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर्स का? देखो, सब प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स। सब प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं सर? प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं सर, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच हैव प्रेफरेंशियल राइट्स। जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होंगे उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। इससे क्या होते हैं प्रेफरेंशियल राइट्स? पहला, इनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है। तीसरा, जब कंपनी बंद होती है तो पहले इनकी कैपिटल वापस होती है, बाद में इक्विटी वालों की कैपिटल वापस होती है। तो ये तीन प्रेफरेंशियल राइट्स वालों इनके पास होते हैं। पढ़ के देखते हैं गाइस। अच्छा एक बात बताओ, शेयर्स बेच के जो कैपिटल इकट्ठी हुई उसे हम लोग शेयर कैपिटल कह रहे थे। इक्विटी शेयर्स बेचकर जो कैपिटल इकट्ठी हुई उसे इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रहे थे। तो प्रेफरेंस शेयर्स बेचकर जो कैपिटल इकट्ठी होगी उसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलेंगे, ठीक है जी। द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गाइस, ठीक है जी। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड गाइस। इनको फिक्स्ड रेट से गाइस डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव देयर कैपिटल, देखो ये लिखा ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल रिसीव होता है आफ्टर द डिबेंचर, आफ्टर द क्रेडिटर्स, ठीक है, बट बिफोर इक्विटी वालों से। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स। ये रही आपकी डेफिनेशन प्रेफरेंस शेयर्स की बाल को, ये डेफिनेशन है। क्या क्या प्रेफरेंशियल राइट्स है गाइस? एक तो ये रहा, ठीक है, दे गेट राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये दूसरा है, दे गेट राइट टू रिडम्पशन ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी कैपिटल गाइस। तो इक्विटी कैपिटल से पहले इनके पैसे वापस होते हैं, इक्विटी शेयर से पहले इनको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो ये दो और एक पीछे तीन गाइस फिक्स्ड रेट से, ये तीन प्रेफरेंशियल राइट्स बाल को इनको देखने को मिलते हैं। डन 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 डन।
क्लियर 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 है क्या? जल्दी बताइए बालको, क्लियर है क्या? चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर। द पर्सन, जो इंसान प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेगा उसे क्या बोलेंगे? द पर्सन हु परचेज द प्रेफरेंस शेयर्स इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है जी। और जो कैपिटल इकट्ठी प्रेफरेंस शेयर्स बेचकर जो कैपिटल आएगी उसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलेंगे गाइस। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेरिट्स। प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या मेरिट्स हैं, एक बार ये देख लेते हैं गाइस। कंसिस्टेंट इनकम, फिक्स्ड इनकम, है ना जी। और ये प्रेफरेंस वालों को बाल को जो है 10% 12% से गाइस फिक्स्ड इनकम मिलती है। प्रॉफिट अगर होगा तो इनको 12% जो फिक्स होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। अगला बाल को रीजनेबल सेफ्टी ऑफ रिटर्न, सेफ्टी ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होती है गाइस यहाँ पर एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर से कंपेयर करूं तो यहां पर सेफ्टी ऑफ रिटर्न है कि रिटर्न आप प्रॉफिट अगर होगा तो आपको आपका हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, कंपनी को भी फायदा होता है इनकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये लोग कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते हैं, हिस्सेदारी नहीं मांगते हैं, जैसे कि इक्विटी वाले हिस्सेदारी मांगते हैं मैनेजमेंट में। प्रेफरेंस वालों के पास ये राइट नहीं होता कि वो कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सेदारी मांगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी गाइस, देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो है गाइस बेनिफिट मिलता है। ठीक है जी, ओके। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है गाइस, देखो कि यार बेसिकली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक बेनिफिट है जो इक्विटी वालों को होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मौजूदगी की वजह से। ठीक है, तो बोल रहा हूं गाइस द बेनिफिट एंजॉयड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो रहा है प्रॉफिट बेनिफिट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बस इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है जी। In prosperous time, a company may be able to declare higher dividend rates to equity shareholders if preference shares are paid at a fixed rate. तो फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ इक्विटी वालों को। किसकी वजह से हुआ? प्रेफरेंस वालों की वजह से। तो प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से इक्विटी वाले ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट, तो यह प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू जो कैपिटल इकट्ठी की गई, जो प्रिंसिपल अमाउंट इकट्ठा किया गया है, इसकी पेमेंट जब होगी तो वो इक्विटी वालों से पहले होगी। ये एक एडवांटेज हो गया। नो चार्ज ऑन सर गाइस, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है। यहां पर भी कुछ भी, जैसे कि इक्विटी शेयर्स के थ्रू अगर आप पैसा लेके आ रहे थे तो कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ रहा था। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अगर आप कैपिटल लेकर आओगे तो आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। सो नो मॉर्गेज, नो मॉर्गेज, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। A company is also not subject to any kind of charge when using preference capital. अब आते हैं गाइस डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या डीमेरिट्स पे हैं इस पे भी नजर मार लेते हैं गाइस। पहला लिमिटेड अपील, लिमिटेड कैपिटल, है ना, लिमिटेड रिटर्न ना गाइस। हाँ, लिमिटेड अपील मतलब लिमिटेड रिटर्न। एक बात तो है गाइस, जैसे कि इक्विटी वालों को 40-50% जो है प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, इनको लिमिटेड 8%, 10%, 9% जितना फिक्स होगा उतना ही मिलेगा। तो लिमिटेड रिटर्न होता है। रिटर्न लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि रिस्क कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिल्यूट इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम। अब इक्विटी वालों के क्लेम को ये लोग मजे ले जाते हैं। डिविडेंड पहले इनको मिल जाता है, कैपिटल पहले इनको मिल जाती वापस, है ना। ओके, तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम को कम करते हैं, है ना। चलो, अनरिलायबल एंड लो रिटर्न। अनरिलायबल का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होगा तभी तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा ना। और एक बहुत ही लो फिक्स्ड रेट से इनको मिलता है, तो वेरी लो फिक्स्ड रेट गाइस, तो लो रिटर्न हो गया। तो अनरिलायबल एंड लो रिटर्न गाइस, रिलायबल भी नहीं है कि हर बार मिलेगा ही मिलेगा, और रिटर्न भी गाइस जो है वो बहुत कम मिलता है। ठीक है, सो अनरिलायबल एंड गाइस लो रिटर्न्स। नेक्स्ट बाल को नो टैक्स बेनिफिट। सर इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, उससे प्रेफरेंस शेयर्स पर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। सर क्यों नहीं मिलता और कब मिलता है? सुनो, देसी भाषा में समझा रहा हूं। जहां पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिस भी सोर्स में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसको बाल को हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, वेयर एवर यू विल पे द इंटरेस्ट, ठीक है जी, यू विल गेट द टैक्स बेनिफिट। Okay, and you know, on the sources where you will not pay any interest, you will not get the tax benefit. Means equity shares per we are paying dividend, means we will not get the tax benefit. You know, in the preference shares we are paying still dividend,
at a fixed rate, then in this case only, this case also we will not get any tax benefit. जहां पर भी इंटरेस्ट पे करेंगे वहां पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों पर ही हम लोग पे नहीं करते हैं, इसीलिए दोनों पर हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है गाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या ओके है, ठीक है, डन है, ओके है, ठीक है, डन है क्या? चलिए सर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स गाइस, प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं गाइस जल्दी जल्दी। पहला है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नाम से ही पता लग रहा है सर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ओके, सो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। चलो सर नॉन कन्वर्टेबल क्या होंगे फिर? सर जी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। वेरी गुड। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका इस साल का बकाया अगले साल जुड़ के मिलता है। इस साल जो रह गया आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स whose outstanding of current year does not carry forward to the next year। जिनका इस साल का बकाया अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं सर? उनको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स गाइस। ठीक है, ओके है, क्लियर है। चलिए अगला है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो रेजिडुअल प्रॉफिट या सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना। ओके, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं गाइस, उनको बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने क्या बोला था? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसके अंदर गाइस? दोस हु कैन पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट गाइस। ठीक है, ओके, एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग हु कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द, हाँ जी, हु कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट। चलिए सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं मेरे भाई? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं व्हिच कैन बी रिडीम्ड। ठीक है जी, ओके, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद इनके पैसे वापस हो जाते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद इनके पैसे वापस हो जाएंगे, उनको बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब रीपेएबल, तो नॉन रीपेएबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जिनके पैसे कंपनी के जीवन काल में, during the life of the company we are not going to pay them, that is non redeemable preference shares। अब आते हैं गाइस रिटेन्ड अर्निंग, देखिएगा प्लीज, सुनिएगा प्लीज जल्दी जल्दी। मान लो सर ये प्रॉफिट है, मान लीजिए सर ये वाला प्रॉफिट है। अब देखो ध्यान से, सर प्रॉफिट का ये वाला हिस्सा डार्क ब्लू वाला, ठीक है जी, ये हमने जो है कंपनी में रख लिया, और प्रॉफिट का लाइट ब्लू वाला हिस्सा हमने बांट दिया। ठीक है, ये पूरा प्रॉफिट था, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने कंपनी में रख लिया, ठीक है, ओके, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स। और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने बांट दिया उसे बोलते हैं डिविडेंड। अब मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 80 रुपए बांट दिया, 20 रुपए रख लिया, तो 80 रुपए डिविडेंड है, 20 रुपए रिटेन्ड अर्निंग है। ठीक है, ओके डन, ठीक है, ओके डन गाइस। सो व्हेन अ कंपनी earns a profit, a certain amount or percentage of those profit is retained within the organization, within the business, is known as retained earning। retained earning को बाल को हम लोग plowing back of profit, internal financing और self financing भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं सर? plowing back of profit, इंटरनल फाइनेंसिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं गाइस। ठीक है, ठीक है, ओके डन है। चलिए फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग, पहला बाल को चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो रिटेन अर्निंग कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी के अंदर ही रहना है और किसी को कुछ बदले में देना नहीं है। जैसे कि इक्विटी शेयर्स लेकर आएंगे, डिविडेंड देंगे,
प्रेफरेंस शेयर्स लेकर आएंगे, डिविडेंड देंगे, ठीक है जी, डिबेंचर्स लेकर आएंगे, इंटरेस्ट देंगे, लेकिन रिटेन अर्निंग लेकर आएंगे तो किसी को बदले में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इट मींस दैट दिस सोर्स इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी बालको, ओके जी बालको, क्या बोला मैंने सर? रिटेन अर्निंग इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ध्यान रखिएगा, सबसे सस्ता सोर्स है। सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल से बचाता है। ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है? कभी कभी मार्केट डाउन होती है, कभी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है, कभी फिर डाउन हो जाती है, फिर ऊपर हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल, है ना गाइस? तो ट्रेड साइकिल से रिटेन अर्निंग हमें बचाता है, ठीक है, क्योंकि अब मान लो जब अप जाएगी तो प्रॉफिट बचा लेंगे, ताकि जब डाउन जाए तो उसको इस्तेमाल कर लें। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, अच्छी डिविडेंड पॉलिसी पे कर को डिक्लेयर करने के लिए भी रिटेन अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इजी एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को एक्सपैंड करना है, कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी है, तो प्रॉफिट बचाओगे तभी तो ब्रांचेस खोल पाओगे, ठीक है। तो इजी एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी के लिए भी गाइस हमें रिटेन अर्निंग चाहिए होता है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर्स, जिस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग ज्यादा होगी उस कंपनी की मार्केट में उतनी ही वैल्यू ज्यादा होगी और उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में उतने ही महंगे होंगे, ठीक है। ओके, तो रिटेन अर्निंग से गाइस क्या होता है गाइस? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बाल को इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, एक तरह से कैपिटल ऐड होती जाएगी। अब मान लो 1,00,000 की कैपिटल थी आपकी, एग्जिस्टिंग कैपिटल, ठीक है जी, 10,000 का आपने रिटेन अर्निंग कर लिया, तो ये 10,000 तो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो आपकी कैपिटल हो गई 1,10,000, ठीक है जी। फिर 20,000 का आपने रिटेन अर्निंग कर लिया, तो ये फिर से आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अब आपकी कैपिटल हो गई 1,30,000, है ना। तो कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग करने से कंपनी की कैपिटल बढ़ती है, ठीक है, तो इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन ज्यादा रिटेन अर्निंग करने से गाइस ओवर कैपिटलाइजेशन का भी डर रहता है, ठीक है जी। तो डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, बहुत ज्यादा ही कैपिटल ना हो जाए। नेक्स्ट बाल को डेंजर ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली मतलब तानाशाही, एक तरह से यहां पर बोला जा रहा है कि यार ये शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को ना देके कंपनी में रख ले रहे हैं, तो एक अधिकार दिखा रहे हैं, मोनोपोली तानाशाही चल रही है ना। तो ये देखने को मिलता है गाइस। डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स बड़े नाराज थे, परेशान हो जाते हैं गाइस, देखिए यहां पर, है ना, बड़े डिससेटिस्फाइड है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हमें हमारा प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है। तो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है बालकू शेयर होल्डर्स के बीच में। चलिए अब आते हैं गाइस डिबेंचर्स की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट डिबेंचर्स। देखिए शेयर्स कैपिटल को लाने का एक तरीका था, एक सोर्स था। वैसे ही कंपनी के अंदर बोरोविंग्स एंड लोन के थ्रू जो है पैसा लेके आना है, तो उसके लिए गाइस सबसे पॉपुलर सोर्सेस डिबेंचर्स, ठीक है। ओके, पढ़ के देखते हैं गाइस डिबेंचर्स के बारे में। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है जी। ओके, रेजिंग फंड्स और लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल। गाइस अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेट चाहिए, उधार चाहिए, तो डिबेंचर्स इज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। ओके, अच्छा, डिबेंचर जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे करते थे, डिबेंचर्स एक लोन का तरीका है, लोन लाने का तरीका है, बोरोविंग्स कंपनी के अंदर लाने का सोर्स है, तो इसके ऊपर क्या पे करेंगे सर? बोरोविंग्स पे तो हमेशा इंटरेस्ट पे होता है। और बाल को अगर थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो मैंने एक बात बोली थी क्या, कि जहां पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वहां पर आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा। तो एडवांटेज में देख लेना, यहां पर लिखा होगा टैक्स बेनिफिट, टैक्स एडवांटेज, ठीक है। चलिए सर, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के लेंडर्स होते हैं, कंपनी को उधार पैसा देते हैं, ठीक है जी गाइस। ओके, मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के क्या क्या फायदे हैं एक बार ये समझो गाइस। पहला, परमानेंट और रेगुलर इनकम। सर डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी में परमानेंट जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, रेगुलर इंटरेस्ट पे करते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है जी। तो इन्वेस्टर को क्या फायदा हो गया कि अगर कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेकर आ रही है तो इन्वेस्टर्स को उनको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, भले ही कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तब भी मिलेगा, नहीं कमा रही है तब भी मिलेगा। तो इन्वेस्टर को फायदा क्या हो गया कि उनको परमानेंट इनकम मिलती है, रेगुलर इनकम मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बाल को, मोर सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी इसलिए क्योंकि प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगा और नहीं होगा तो भी मिलेगा। इंटरेस्ट तो बाल को देना पड़ता है ना, अगर आप बैंक से लोन लेकर आओगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भले आप कमाओ चाहे ना कमाओ। मोर लिक्विडिटी, सर मोर लिक्विडिटी का मतलब क्या है?
हाँ जी सर जी, मोर लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि सर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है इक्विटी शेयर्स के केस में गाइस, ठीक है जी। सॉरी, डिबेंचर्स के केस में लिक्विडिटी ज्यादा होती है सर, क्यों? क्योंकि आप जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, है ना, और वेरी वेरी टाइमली। कुछ टाइम के बाद हम डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद हम डिबेंचर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए सर जी यहां पर क्या है सर, लिक्विडिटी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। ध्यान रहेगा, इनके पास लिक्विडिटी ज्यादा होती है गाइस, क्यों? क्योंकि इनको हम लोग बहुत जल्दी जो है कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट ऑफ कन्वर्जन के पास इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का भी राइट होता है गाइस। डिबेंचर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर कैपिटल इनटू इक्विटी कैपिटल। नो इंटरफेरेंस एंड मैनेजमेंट गाइस। कंपनी को फायदा क्या होगा? कंपनी को फायदा ये होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह ये लोग कंपनी की मैनेजमेंट में दखलंदाजी नहीं देते हैं। So they don't have any right to interfere in the management. नेक्स्ट, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। चीपेस्ट हो गया बाल को रिटेन अर्निंग, है ना, और चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा होगा? डिबेंचर्स जो है बाल को चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है गाइस, ठीक है। ओके डन। नेक्स्ट वन इज गाइस टैक्स एडवांटेज। मैंने बोला था ना, जहां पर भी बाल को टैक्स पे करना पड़ेगा वहां पर आपको टैक्स में एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो टैक्स एडवांटेज हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि हम लोग जो है कुछ टाइम के बाद कैपिटल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं डिबेंचर्स की पेमेंट कर कर, ठीक है। डिबेंचर्स को उनकी कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट वापस करके हम लोग स्ट्रक्चर को कैपिटल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। इट मींस देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब डिमेरिट्स पे आ जाओ बाल को। आपको पता है ना, डिबेंचर सबसे कम रिस्क वाला होता है। रिस्क कम होगा तो इनकम भी कम मिलेगी, है ना। इनके पास मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी राइट नहीं होता, ये भी डिमेरिट हो गया। फिक्स बर्डन कंपनी के ऊपर गाइस एक फिक्स बर्डन क्रिएट करता है, क्यों? क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, भले ही कंपनी प्रॉफिट कमा रही है चाहे नहीं कमा रही है। लीगल एक्शन पॉसिबल। डिबेंचर होल्डर्स को अगर टाइम से इंटरेस्ट नहीं मिला तो वो लोग कंपनी के ऊपर केस भी कर सकते हैं, तो लीगल एक्शन पॉसिबल हो गया। लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम ऑन असेट। तो भैया सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखो कि इसमें क्लेम ऑन असेट भी होता है। इसमें क्या होता है सर? क्लेम ऑन असेट्स भी होता है। मतलब सर यहां पर मॉर्गेज होता है, याद है ना, बाकी दोनों में मॉर्गेज नहीं था। हाँ जी गाइस, बाकी के सोर्सेज में मॉर्गेज नहीं था, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन डिबेंचर्स के थ्रू अगर आप पैसा लेकर आओगे तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो क्लेम ऑन एसेट गाइस और मॉर्गेज देखने को मिलता है यहां पर। और क्लेम ऑन एसेट और मॉर्गेज की वजह से आपकी गुडविल जो है कम हो जाती है। अगर चीजें आपकी नीलाम और गिरवी होने लगेंगी तो मार्केट में आपकी गुडविल खराब हो जाएगी गाइस, ठीक है। अब आ जाओ सर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं बाल को? पहला सिक्योर्ड डिबेंचर्स, जिसमें गिरवी रखना पड़ता है, जिसमें मॉर्गेज होता है, ठीक है, जिसमें कोलेट्रल होता है। और जहां कोलेट्रल नहीं होगा उसे अनसिक्योर्ड बोलेंगे। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स इन विच देयर इज चार्ज ऑन एसेट, एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स इन विच देयर इज नो चार्ज ऑन एसेट, ठीक है। चलिए सर रिडीमेबल डिबेंचर्स। सर रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं गाइस? तो रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो हमें कुछ टाइम के बाद रिडीम करने पड़ते हैं, जो हमें कुछ टाइम के बाद गाइस रीपे करने पड़ते हैं। इरिडीमेबल डिबेंचर्स, जिनकी पैसे हमें कुछ टाइम के बाद वापस नहीं करने पड़ते, ठीक है। सो इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट रिडीम्ड, व्हिच आर नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के जीवन काल में अगर पैसे वापस नहीं होंगे तो उनको हम लोग इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है जी। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बाल को नाम से आइडिया लग रहा है, हमने अभी टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी पढ़ा था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बाल को वो डिबेंचर्स होते हैं व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद बाल को जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको बोलते हैं गाइस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। So convertible debentures are those debentures which can be converted into equity shares. Okay. Okay. चलिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। स्पेसिफिक कूपन रेट, कूपन का मतलब बाल को यहां पर जो है वो इंटरेस्ट रेट से है। तो भैया वो डिबेंचर जिन पे इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है उनको स्पेसिफिक कूपन रेट कहते हैं।
जीरो कूपन रेट मतलब कि जिन पे इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है उसको जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स कहते हैं, है ना। ओके, तो स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स इन व्हिच देयर इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड दैट टाइप ऑफ डिबेंचर्स इज नोन एज जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस जो है इश्यू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस उसके बीच के डिफरेंस को ही हम लोग इंटरेस्ट एज्यूम करते हैं गाइस। ठीक है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जिनका रिकॉर्ड कंपनी के रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर का नाम एड्रेस सब कुछ जो है सारी डिटेल कंपनी के रजिस्टर में मेंटेन की जा रही है, पैसे सिर्फ उसी को दिए जाएंगे जिसका नाम रजिस्टर में लिखा होगा, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। और सर बियरर डिबेंचर क्या होता है बालको? बियरर डिबेंचर वो डिबेंचर होता है, बियरर डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स इन व्हिच द कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग एनी रिकॉर्ड, कंपनी ने कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखा है, जो पैसे लेने आएगा उसको हम पैसे दे देंगे। द कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग एनी रिकॉर्ड ऑफ एनी डिबेंचर होल्डर, दोज आर बियरर डिबेंचर्स गाइस। ठीक है जी, डन है जी। अब आ जाओ सर लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, बिल्कुल डिबेंचर्स वाले पॉइंट्स बालको यहां पर आप ऐड फीचर्स लिख सकते हो गाइस। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट यहां पर फीचर्स जो है वो डिबेंचर्स वाले ही चलेंगे क्योंकि बोरोड फंड का पार्ट है। ओके, तो कमर्शियल बैंक क्या होता है बालको? कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है जी, कमर्शियल बैंक चार्ज इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट चार्ज होगा तो टैक्स एडवांटेज आएगा, कंपनी के ऊपर फिक्स बर्डन पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, तो ये सब हो गया। तो कैश क्रेडिट बालको मैंने लिखवाया था, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी करता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन इज फिक्स्ड, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है गाइस लोन के ऊपर वो कमर्शियल बैंक से लोन के ऊपर गाइस वो फिक्स होता है। अच्छा, कमर्शियल बैंक बालको जैसे कि ICICI है ना, नहीं कुछ और बोल दिया, छोड़ो ना, HDFC लिख दो HDFC, ठीक है, HDFC, PNB, SBI, these are the examples of कमर्शियल बैंक बालको। ठीक है जी, डन है जी। चलिए सर, ट्रेड क्रेडिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिट गाइस? ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? तो देखो यार, when a person buy goods from a company on credit is known as trade credit। प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन होगा, ठीक है जी, 1 साल से कम के लिए होगा, ये भी ध्यान रखना है ना, यू हैव टू पे द मनी विद इन 1 ईयर। ओके, तो ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय वन फर्म टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक का होगा। ठीक है जी, विदाउट इमीडिएट पेमेंट जो है आपको गुड्स मिल जाएंगे। ओके, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। अगला है पब्लिक डिपॉजिट। देखो यार, मैं आम जनता पब्लिक को बोलता हूं कि यार आपके पास जो सेविंग्स हैं, अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक आपको 3% इंटरेस्ट देता है। ठीक है जी, मैं आपको 6% दूंगा, है 6%, आप डबल क्यों दे रहे हो सर? देखो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक कंपनी बैंक से लोन लेने जाती है तो 8%, 10%, 12% देना पड़ता है कंपनी को। अब सोचिए ना, अगर 12% कंपनी को बैंक को देना पड़ रहा है लोन लेने पर, ठीक है जी, और वही बैंक कस्टमर्स को 3% दे रहा है, तो क्यों ना मैं बैंक से लोन ना लेकर डायरेक्टली पब्लिक को बोलूं कि भैया पब्लिक, आम जनता, आप अपनी सेविंग्स को हमारे पास ही डिपॉजिट कर दो, बैंक 3% दे रहा है, हम 6% देंगे, आपको डबल मिल रहा है, मुझे आधा देना पड़ रहा है, दोनों को फायदा हो गया। ठीक है जी, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ 25% टोटल कैपिटल जो कंपनी के पास है उसका 25% तक ही सिर्फ जो है पब्लिक डिपॉजिट किया जा सकता है। पढ़ के देखते हैं बालको, शॉर्ट नोट आता है कई बार इसके ऊपर। द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय द कंपनी डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक इज नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज हायर देन द रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक। बताया ना, बैंक आपको 3% दे रहा है, मैं आपको 6% दूंगा, मतलब कहने का मतलब ज्यादा होता है, डबल नहीं, ज्यादा होता है। दिस इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा बाल को, एंड कैन नॉट एक्सटेंड 25%, 25% से शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। जितना शेयर कैपिटल आपके पास है उसका 25% ही आप
सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। अगला है बाल को लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेम बाल को जो कमर्शियल बैंक पे था वही सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर है। ठीक है जी, कि यहां पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट होता है, टैक्स एडवांटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, कोलेट्रल होगा, सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी बैंक में भी और यहां पर भी, वहां भी मॉर्गेज होगा, यहां भी मॉर्गेज होगा। इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है गाइस। और लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म ही लोन प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं गाइस। ठीक है जी, ओके। तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म मिलेगा आपको और मीडियम टर्म मिलेगा आपको। ओके गाइस, डन गाइस। चलिए, शॉर्ट टर्म नहीं मिलता है। एग्जांपल LIC, IFCI है ना, IDBI है ना, UTI, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सर क्या होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट? जब एक कंपनी, जैसे मान लो हमने पब्लिक से डिपॉजिट कराया था, पब्लिक के पास सेविंग्स थी, हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट ना करवा कर हमारे पास डिपॉजिट करवा दो। सेम अगर मैं पब्लिक की जगह एक कंपनी को, कुछ कंपनीज को रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग अपनी सेविंग्स बैंक में रखते हैं, आपको 3% मिलता है ना? आपको तो मिलता ही नहीं है, आपका तो कॉर्पोरेट अकाउंट है, आपको तो मिलता ही नहीं है। आप एक काम करो, अपनी सेविंग्स को मेरे पास डिपॉजिट करो, मैं आपको अच्छा इंटरेस्ट दूंगा, बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो बाल को 3 तरीके का होता है। सर पहला 6 मंथ्स डिपॉजिट, दूसरा 3 मंथ्स डिपॉजिट, तीसरा डिमांड डिपॉजिट। सर 6 मंथ्स डिपॉजिट में 15% इंटरेस्ट होगा, ड्यूरेशन 6 मंथ्स की होगी। सर 3 मंथ्स डिपॉजिट में 12% इंटरेस्ट होगा और ड्यूरेशन 3 मंथ्स होगी। और डिमांड डिपॉजिट में 10% इंटरेस्ट होगा गाइस एंड नो फिक्स्ड ड्यूरेशन होगी। कुछ दिन बाद ही पैसे मांग लिए तो वापस करने पड़ेंगे, नो फिक्स्ड ड्यूरेशन। जब भी डिमांड कर ली जाएगी पैसे की वापसी की तो आपको पे करने पड़ेंगे गाइस, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है बालको, तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर द अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी गाइस। वही बताया जो मैंने लिखा हुआ है ना? ओके चलिए सर, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है गाइस यहाँ पर हाइयर होता है बैंक से ज्यादा ही देते हैं हम लोग, है ना, ताकि आप लोग हमारे पास डिपॉजिट कराओ। बिल्कुल सेम ही है ये गाइस, हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में आपको करा चुका हूं, बता चुका हूं। ये पूरा क्लासिफिकेशन गाइस पीरियड के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पर हमने पूरा कर लिया है। सो दैट्स इट, यही था गाइस हमारा वन शॉट। ठीक है, यही था गाइस हमारा पूरा चैप्टर। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को लेके कंफ्यूज थे कि सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इतना बड़ा चैप्टर है, कहां बड़ा है भाई, 1.25 घंटे में खत्म हो गया है ना, 1.25 घंटे पूरे नहीं हुए और बिल्कुल तसल्ली से एक पॉइंट पढ़ाया है, लिखवाया है। ठीक है जी गाइस, ओके। चलिए, होमवर्क क्या है बाल को? होमवर्क ये है कि अच्छे से रिवाइज करें इस चैप्टर को, ठीक है जी, और अटेम्प्ट करें ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक गाइस, ठीक है जी, ओके, फ्रॉम योर बुक। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं फिर आप लोगों से बाल को नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते मुस्कुराते हमारे लेक्चर्स में ऐसे ही आते रहें गाइस। ठीक है, मिलूंगा मैं आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय 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 बाय।